रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामना एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और दुआ करता हूँ कि आप इस कोरोना वायरस से महफूज रहें। जैसे आपको पता है, अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है एक नई लॉकडाउन जो शुरू हुई थी 2 दिन पहले, और ये होगी तकरीबन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अंटिल द स्टार्ट ऑफ दिसंबर। इसमें अब थोड़ी सी चेंजेस आई हैं होम ऑफिस की तरफ से, जो मैं आपको पहले शेयर करना चाहता हूँ कॉल जाने से पहले। और मेनली ये है, होम ऑफिस ने अपनी तरफ से ऐलान ये किया है कि हम कंटिन्यू करेंगे जैसे हम अभी काम कर रहे हैं। इट विल बी बिज़नेस एज़ यूजुअल। इसका ये मतलब कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, होम ऑफिस उसको क्यू में डाल देगी, और जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं आजकल वो आपको इनवाइट कर रही है कि आप आएँ हमारे ऑफिस और हमें डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर दें। या जिन एप्लीकेंट्स के फिंगरप्रिंट्स उनके पास ऑलरेडी हैं, उनको वो ईमेल कर रहे हैं कि आप हमें ईमेल के ज़रिए एक फ़ोटोग्राफ और अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवा दें। इसलिए जो एप्लीकेंट्स अभी सोच रहे हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए या उनकी एक्सटेंशन ड्यू है, उनके लिए मेरे लिए ये मैसेज है, आप फ़िक्र मत करें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगी और इसमें कोई चेंजेस या कोई एडवर्स इफेक्ट आपको नहीं होगा। ये थी पहली अपडेट। होम ऑफिस ने दूसरी चीज़ भी ऐलान की है इस वीक कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं वीज़े के ऊपर, उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है अनटिल 30 नवंबर, और अगर वो वापस नहीं जा सकते अपने होम कंट्री, या उनको कोई हेल्थ इशू है कि उनको कोरोना वायरस हो गया है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते, या उनको फ़्लाइट नहीं मिल सकती, वो अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। सो अगर आपका विज़िट वीज़े पर आप यहाँ एंटर हुए हैं और आप वापस नहीं जा सकते और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है एनी टाइम अनटिल 30 नवंबर, आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने होम ऑफिस को ईमेल करना है जो है CIH@homeoffice.gov.uk पर, और होम ऑफिस चंद दिनों बाद आपको ईमेल भेज देगी कि आप हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है और हम आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर रहे हैं। एक और जो अपडेट मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था वो थी इनकम रिक्वायरमेंट के हवाले, कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं स्पाउस वीज़े के लिए या स्पाउस वीज़े का एक्सटेंशन है, और अगर आप वो 18,600 रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, उस पर भी होम ऑफिस ने चंद हफ्ते पहले थोड़ी सी अपडेट दी थी। होम ऑफिस की जो स्टांस है वो ये है कि अगर आपकी इनकम अफेक्ट होती है कोरोना वायरस की वजह से फ्रॉम 1 मार्च तो लेके 1 जनवरी 2021, हम आपको पीनलाइज नहीं करेंगे। इसका ये मतलब कि फ़र्ज़ करें नेक्स्ट मंथ मेरी एक्सटेंशन ड्यू है एज अ स्पाउस ऑफ अ ब्रिटिश नेशनल, और मेरे हस्बैंड अपनी जॉब लूज़ कर जाते हैं, वो मेरी हस्बैंड की इनकम देखेंगे जो 1 मार्च से पहले थी, और अगर वो 18,600 थी फिर वो मुझे पीनलाइज नहीं करेंगे। सो इसलिए टू समराइज़, 1 मार्च तो लेके 1 जनवरी अगर आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है या आपको फर्लो पर लगाया जाता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, आपको वो पीनलाइज नहीं करेंगे इस इनकम ड्रॉप की वजह से। ये थी एक और अपडेट। एक और अपडेट कोर्स लेने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है EU सेटलमेंट स्कीम के हवाले से, जो होम ऑफिस ने कल ये नए अपडेट्स ऐलान किए हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप एक EU नेशनल हैं, आपने एंटर होना है UK बाय 31 दिसंबर 2020, और आपने अपना स्टेटस अप्लाई करना है बाय 30 जून 2021। अगर आप एक नॉन EU नेशनल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पाउस हैं एक पाकिस्तानी नेशनल और आप एंटर होते हैं एज ए स्पाउस ऑफ अ यूरोपियन नेशनल, आपके हस्बैंड यूरोपियन नेशनल हैं, आपके पास भी टाइम पीरियड है अंटिल 30 जून 2021। ये है स्टार्टिंग पॉइंट इसका। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, और वो है कि फ़र्ज़ करें एक यूरोपियन नेशनल 30 जून तक अप्लाई नहीं करता अपना स्टेटस, उसका क्या होगा? वो इलीगल होगा या उसको यहाँ से जाना पड़ेगा UK से? उस पर थोड़ी सी रोशनी होम ऑफिस ने दी है, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर आप 30 जून तक अप्लाई नहीं कर सकते और आपके पास ऐसे वजूहात हैं जिस वजह से आपने अप्लाई नहीं किया, और आपने अपनी तरफ से
पूरी कोशिश की है कि जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दें 30 जून के बाद, फिर हम आपको पेनलाइज नहीं करेंगे। ये है होम ऑफिस की पॉलिसी। अगर आप 30 जून से पहले अप्लाई नहीं करते अपने सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं कि आप एक EU नेशनल हो के समझे कि जी हमें अभी ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की, हम तो एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कामरान साहब ने हमें बता दिया है। नहीं, जैसे आपको पता है होम ऑफिस एनी टाइम सख्ती कर देती है, और फिर हमें पता लगता है जब रिफ्यूज़ल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो क्लाइंट्स हमें बताते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया है, और फिर होम ऑफिस आपको वीज़ा नहीं देती। इसलिए मेरी एडवाइस आप सबसे होगी, अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और एक यूरोपियन नेशनल के डिपेंडेंट हैं, आप जल्द से जल्द अपना प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर लें 30 जून से पहले। और अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ यूके एंटर होने के लिए, यहाँ रहने के लिए परमानेंटली, मेक श्योर करिएगा कि आप 30 दिसंबर 2020 से पहले एंटर हो जाते हैं। थोड़ी सी सख्ती होम ऑफिस ने अनाउंस की है, और वो है कि अगर एज ए यूरोपियन नेशनल आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या अपने इन लॉज को स्पॉन्सर करना चाहते हैं जो रहते हैं पाकिस्तान या इंडिया में, फ्रॉम 1 जुलाई आपको साबित करना होगा कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी जब हम अप्लाई करते हैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए एज ए यूरोपियन नेशनल, आपको डिपेंडेंसी दिखानी नहीं होती। होम ऑफिस अस्यूम करती है कि अगर आप अपने इन लॉज को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आप कोई ख़र्चा उनको भेज रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ ज़्यादातर नहीं मांगते। और जैसे हमने देखा है कि आजकल अगर आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर करते हैं, कज़न, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, आजकल वो कहते हैं हमें पूरे सर्कमस्टांसेस बताएं कि वो अपना ख़र्चा किस तरह गुजार रहे हैं, जो पैसे आप उनको भेज रहे हैं हमें फुल ब्रेकडाउन भेजें। अब 1 जुलाई 2021 अगले साल से अगर आप अपने इन लॉज को स्पॉन्सर करते हैं, आपको दिखाना होगा कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए अगेन मेरी एडवाइस आप सबसे होगी, जल्दी से वो एप्लीकेशन सबमिट कर दें 1 जुलाई से पहले। एक और अपडेट जो EU नेशनल्स के मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर 1 अप्रैल से आप एंटर होते हैं ऑन EA फैमिली परमिट, फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक EU नेशनल और मैं अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करता हूँ पाकिस्तान से, और हमारी शादी हुई थी 31 दिसंबर से पहले 2020 से पहले, मैं उनको स्पॉन्सर करता हूँ और वो एंटर होती हैं 1 अप्रैल के बाद, मेरी स्पाउस को, मेरी वाइफ को सेटल स्कीम पर अप्लाई करना होगा विदिन 90 डेज। आजकल है विदिन 6 मंथ्स, लेकिन 1 अप्रैल से होगा विदिन 90 डेज। इसका भी आपने ख्याल रखना है। एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ EU सेटलमेंट स्कीम तलक, वो है कि आफ्टर 30 जून अगर आप एंटर होते हैं यूके में ऑन अ विजिट वीज़ा, आप सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और ये होम ऑफिस ने जानबूझ के किया है कि उनको पता है कि बेशुमार लोग जो EU नेशनल्स हैं वो एंटर होंगे ऑन अ विजिट वीज़ा, क्योंकि ऑटोमेटिक एंट्री होगी उनके लिए, लेकिन उनके लिए उन्होंने ये सख्ती कर दी है कि आप सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको आउट कंट्री अप्लाई करना होगा। और वो लोग को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करते हैं इकट्ठा और आर्टिकल 10 का फ़ायदा उठाते हैं, यूके आप बॉर्डर फोर्स आपको एंटर करने देता है आपकी वाइफ को बगैर वीज़े, आप उसका भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आप यहाँ विज़िट पर होंगे और आपको वापस जाके अप्लाई करना होगा EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं EU नेशनल्स के लिए। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। थैंक यू मिस्टर कमरान, हाउ आर यू? I'm very well, and I remember you very well regarding your Very question good. from 2 weeks ago. पता क्या है, मैं इंडिया से हूँ जी और जी मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हुए, ओवर स्टे हो गया हूँ। जी जी तो वो मुझे 2 सवाल का जवाब चाहिए। एक की वो है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, जी जी राइट, और दूसरा एक, अगर कोई लड़की मिल जाती है इंग्लिश नेशनलिटी, उससे शादी की बात हो तो वो कैसे की क्या करना चाहिए, उसकी एडवाइस चाहिए। ठीक है, मैं समझ इससे गया। मुझे बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
मेरे ख्याल में आप हैं एक इंडियन सिटीज़न, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप इंडियन हाई कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो पासपोर्ट इशू कर दें। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस में जो इंडियन हाई कमीशन है, अगर आपके पास स्टेटस नहीं होता वो आपको पासपोर्ट नहीं इशू करती। इस सूरत हाल में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और होम ऑफिस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पासपोर्ट लेने की, लेकिन उन्होंने मुझे इशू नहीं किया, प्लीज़ मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस कर दें, और वो कर देंगे। वो जो रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट की वो माफ़ कर देंगे आपके एप्लीकेशन में। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, और मेरे ख्याल में आपने 2 वीक्स पहले भी फ़ोन किया था कि आप एक रिलेशनशिप में हैं एक ब्रिटिश पार्टनर के साथ, आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, वो मांगेंगे आपके वैलिड पासपोर्ट जो आपके पास नहीं है। आप एक रिलीजियस मैरिज कर सकते हैं, कि हिंदू मैरिज अगर आप, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले भी बताया था कि अगर आप साबित कर सकते हैं इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स कि आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती, अगर आपको वापस भेजा जाएगा, फिर आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं, और बल्कि जो 2 ईयर रिक्वायरमेंट है उसको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, अगर आप साबित कर सकते हैं इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स। बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप अपने करीबी सिस्टर को मिल लें, वो तफसील में आपको इस रूट के बारे में बता सकता है, और उम्मीद है कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि मुझे 2010 में होम ऑफिस ने एक लेटर भेजा था कि हम आपको लीव टू रिमेन कर रहे हैं सब्जेक्ट टू फाइनल सिक्योरिटी चेक। ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे लीव दी थी 2015 में। 2018 में मैंने अप्लाई की थी एक्शन। सॉरी, 2018 में क्या तो अप्लाई किया था आपने? मुझे 2010 में उन्होंने लेटर भेजा था कि हम आपको लीव टू रिमेन और ग्रांटेड कर 15 रहे में हैं उन्होंने ग्रांट सब्जेक्ट किया? टू सिक्योरिटी चेक। जी जी। 2015 में उन्होंने मुझे 3 रिस्क लीव दी थी। ठीक है। 2003 में एक्सटेंशन अप्लाई की, और साथ में मैंने उनको फर्दर सबमिशन में लिखा कि मुझे आप इंडेफिनेट दें, वो मेरे 5 साल कंसीडर ठीक करें है। पीछे वाले। जी जी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन इनवैलिड कर दी थी, तो फिर मैंने दोबारा डाली, तो वो मेरे जवाब नहीं दे रहे थे, तकरीबन 2.5 साल उनके पास। तो मैं जुडिशियल रिव्यू में चला गया। ठीक है। वहाँ जो है ना, होम ऑफिस ने जाके बोला है कि भाई आप विड्रा करें, हम आपको इंडेफिनेट लीव टू दे रहे हैं 1 महीने के अंदर। ठीक है। अभी उन्होंने इंडेफिनेट दे दी है लास्ट मंथ में। तो मेरा सवाल ये है कि मैं नेशनलिटी अप्लाई कर, क्योंकि उन्होंने 2010 का जो लेटर था उस हिसाब से मुझे उन्होंने इंडेफिनेट दिया, तो इस हिसाब से मेरे 10 ईयर पूरे हो गए। ठीक है, मैं ये समझ जरा गया। मुझे बता बहुत दें बहुत प्लीज। शुक्रिया आपके कॉल का। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा है। आपने मुझे बताया कि 2010 में उन्होंने कहा था कि हम आपके एप्लीकेशन को कंसिडर कर रहे हैं, और 5 साल की डिले की वजह से उन्होंने आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रखा, और 15 में उन्होंने आपको ग्रांट किया लीव टू रिमेन। उसके बाद आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, एक्सटेंशन पेंडिंग रही, क्योंकि आपने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आपको वो ग्रांट करें ILR। आप JR पर गए, और JR में उन्होंने कंसीड करके आपको ग्रांट कर दिया ILR। अब देखें, होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि 10 साल लगातार आपके पास वीज़ा होना चाहिए। यहाँ आपके पास नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में आप नेशनलिटी के हकदार हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है, कि जो कहती है कि आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा होना चाहिए, वो एक डिस्क्रेशन है केस वर्कर के पास। अगर वो चाहे वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है, अगर वो चाहे वो ग्रांट भी कर सकता है। अगर आप सही तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जो वो 5 साल का पीरियड था जहाँ मेरे पास वीज़ा नहीं था, वो होम ऑफिस की फॉल्ट की वजह से था, और क्योंकि उन्होंने मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग रखा, और JR में जाके उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने मुझे ग्रांट कर दिया है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि अब मुझे नेशनलिटी मिलनी चाहिए और मुझे पेनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा फॉल्ट नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको ग्रांट कर देंगे नेशनलिटी। अगेन, बेस्ट चीज़ ये होगी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक सॉलिसिटर को मिलने जो डिटेल में ये रिप्रेजेंटेशन आपके लिए कर सके, और मुझे पूरी उम्मीद है आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो।
हेलो जी जी फरमाइए, आप लाइव हो नमस्कार रहे जी। हैं। हेलो जी। हेलो जी जी जी। नमस्कार जी, मेरे फ्रेंड यूरोप में, हाँ जी। वो दिसंबर में आना चाहती, आ सकती है ब्रैकेट से पहले? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ? नहीं, वो यूरोप सिटीजन है, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? यूरोप की है वो। यूरोप की है, ठीक है। और कोई हाँ जी, सवाल आपका? दिसंबर में आ सकते हैं, दिसंबर में आना हाँ चाहती जी, है। वो आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल हाँ का जी। जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आपकी जो फ्रेंड है वो यूरोपियन है, उसको वो दिसंबर में आ सकती है। बस उसने ये मेक श्योर करना है कि आपकी फ्रेंड एंटर हो जाती है 31 दिसंबर 2020 से पहले, चाहे वो 25 तारीख को आ जाए या 24 को या 23 को, उसने मेक श्योर करना है वो 31 दिसंबर से पहले वो एंटर हो जाती है यूके में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। भाई पूछना सी यूरोपियन नेशनल बंदा अगर इत्थे रह रहा है हाँ जी, यूके च ते वो शादीशुदा है, इत्थे ठीक है, रजिस्टर्ड है, ये सारा कुछ है, ठीक है, तो दूसरी शादी जाके पाकिस्तान इस्लामी निकाह करना चाहता है, ठीक है। ते अगर वो करके ते वापस आ जाता है, बीवी नूं नहीं बुलांदा, खुद आ जाता, हाँ जी। आके ओनू कोई मसलन अगर इत्थे नेशनलिटी अप्लाई कर नहीं सकदी हो या कोई मसला हो सकता है कि ओदे वास्ते ठीक है, प्रॉब्लम किसी किस्म दे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, मैं ते समझ वो गया। उत्थे भी शादी मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। की है। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। देखें, अगर एक यूरोपियन सिटीज़न जाता है पाकिस्तान, वहाँ शादी कर लेता है, वो शादी पाकिस्तान में तो वैलिड होगी, क्योंकि इस्लामिक तौर पर आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे उस वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या यूके में, आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि यूके यहाँ एक शादी से ज़्यादा नहीं मानता। यहाँ यूके रूल के तहत आप 2 बीवियाँ नहीं रख सकते एट द सेम टाइम। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और उस वाइफ को आप यहाँ बुलाना चाहते हैं यूके में, फिर आपको फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स लेना होगा और फिर ही आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उनके साथ शादी कर लेते हैं सेकंड वाइफ के साथ पाकिस्तान में, और आपका कोई इरादा नहीं है उसको यहाँ बुलाने का, और अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ आपको वो पिनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका एक पर्सनल मामला है, पर्सनल मैटर है, और वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप एक और शादी करते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं और नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल में वो आपको पिनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि पाकिस्तान में तो वो वैलिड है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो कमरान साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं एक्चुअली पहले भी आपके शो में बहुत बार कॉल किया, आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मैं मेरे को यूरोपियन पासपोर्ट है और मेरी वाइफ यूएई से अप्लाई किया है, ये जो है परमिट जी जी अप्लाई किया था, वो 3 महीने हो गया, उनकी वापस मेल आई है कि कोरोना की वजह से आप पेशेंट रहे, अभी और टाइम लगेगा। ठीक। अभी कमरान साहब, मेरी वाइफ का उधर जो वीजा था ना, वो खत्म हो गया 2 नवंबर को। अब ना तो उसके पास पासपोर्ट है ना वीजा है। ठीक है, उसका क्या होगा कि अगर वो ये पासपोर्ट तो है नहीं उसके पास, अगर ये वीजा देंगे या पासपोर्ट वापस दे देंगे तो हम वीजा एक्सटेंड करा लें, या फिर वेट करें पे वीजे का कितना टाइम लगेगा? नॉर्मली तो 13-15 दिन उन्होंने प्रोसीजर ठीक है। बताया था, उसके बाद उन्होंने कोई अभी मेल कर दिया और वेट टाइम लगेगा। ठीक है। ते दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा प्री सेटल स्टेटस 2 मई को अप्लाई किया था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं जो इनकी रिक्वायरमेंट में आपने कब अप्लाई किया था प्री सेटल स्टेटस के लिए? सॉरी, 2 मई को अप्लाई किया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी वाइफ ने अप्लाई किया फॉर ईए फैमिली परमिट, वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, 3-4 माह हो गए हैं, और आपकी वाइफ का जो यूएई का वीज़ा है वो भी एक्सपायर हो गया, अब उसको क्या करना चाहिए? देखें, यहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो वीएफएस सेंटर है उनसे कि आपको आपकी वाइफ का पासपोर्ट वापस दिया जाए।
और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर फर्दर यूएई वीज़ा। लेकिन अगर उसी दौरान वो आपको ग्रांट कर देते हैं आपकी वाइफ का यूके वीज़ा, फिर वो आपके वाइफ का पासपोर्ट मांगेंगे और वो आपने दे दिया होगा यूएई को। इसलिए मेरी राय ये है कि आप अपनी वाइफ को अभी कहें वहाँ ठहर जाएं, चाहे उसके पास स्टेटस नहीं है, वेट करें 1-2 माह और, मेरे ख्याल में उसको वीज़ा यूके का इशू कर देंगे। आजकल थोड़ी सी डिले चल रही है। कोरोना वायरस से पहले विदिन 6 to 8 वीक्स वो जवाब देते थे, लेकिन आजकल वो लगा रहे हैं 3 to 4 माह। मेरे ख्याल में 1 और माह में आपकी वाइफ को वो जवाब दे देंगे और मुझे उम्मीद है कि वो पॉजिटिव होगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, आपने मुझे बताया कि आपने प्री सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था इन मई और अभी तक आपको जवाब नहीं आया। ये हो गए मेरे ख्याल में 5 माह। 1 और माह आप वेट कर लें। अभी अगर आपको जवाब नहीं आता, फिर आप उनको लिख सकते हैं कि प्लीज़ मुझे जल्दी से स्टेटस इशू करें। अगर फिर भी वो जवाब नहीं देते, फिर आप एक सॉलिसिटर के ज़रिए उनको एक सख्त सा लेटर लिख सकते हैं। और जब मेरे एक्सपीरियंस में जब आप एक सख्त सा लेटर होम ऑफिस को लिखते हैं, स्पेशली ईयू सेटलमेंट स्कीम, वो जल्दी से आपको जवाब दे देते हैं और फौरी तौर पे वो वीज़ा भी इशू कर देते हैं। सो इसलिए 1 माह वेट कर लें। अगर उसके बाद जवाब नहीं आता, उसको आप फॉलो अप कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। मैं कमर बात कर रहा हूँ। जी कमर साहब। पूछना ये था कि मैंने एक बार 2006 में अपनी वालदा को स्पॉन्सर किया था विजिट वीज़ा के लिए। ठीक है। और वालिद साहब को भी किया था। वालिद साहब की तो अभी डेथ हो गई है, तो रिसेंटली मैं दोबारा उनको करना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं साथ से को भी स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो दोनों को इकट्ठी एप्लीकेशन दें या सेपरेट दें या दूसरा ये सॉरी किसको साथ करना चाहते हैं? वालदा के साथ? जी आपने मुझे बताया कि फादर की डेथ होगी, अब आप वालदा को दोबारा स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उसके साथ किसको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं? सिस्टर को, छोटी सिस्टर को। ठीक है। सिस्टर की एज कितनी है? क्योंकि वालदा थोड़ी ज़ईफ है। ठीक है। सिस्टर की एज कितनी है? उनकी एज 25 प्लस है। 25 प्लस। ठीक है। तो वे सेपरेट एप्लीकेशन दोनों की या गलती दे दूं, या दूसरा ये कि रिक्वायरमेंट्स क्या रेडी कर। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, मेरे ख्याल में बेस्ट होगा कि आप खाली अभी अपनी मदर को स्पॉन्सर करें। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने मुझे बताया कि आपकी जो वालदा है वो ज़ईफ़ है और वो ट्रैवल शायद नहीं कर सकती आपकी सिस्टर के बगैर। अनलेस वो बिल्कुल नहीं कर सकती, फिर मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि पहले उनको बुलाएं। जब उनका वीज़ा ग्रांट हो जाए, उसके बाद आप कोशिश करें अपने सिस्टर को स्पॉन्सर करने के लिए। जहाँ तक रिक्वायरमेंट्स हैं, एज ए स्पॉन्सर, ब्रिटिश स्पॉन्सर, आपको साबित करना होगा कि आप उनका ख़र्चा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पे स्लिप्स, अपने बैंक स्टेटमेंट्स लगानी होंगी तकरीबन 3 माह, और आपके पास मुनासिब रिहाइश है उनको रखने के लिए। उसके लिए आप अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट लगा सकते हैं, या अगर आपका अपना ज़ाती मकान है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स। अब जब भी कोई एप्लीकेंट विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करता है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से, मेन ऑब्जेक्शन होती है कि हम समझते हैं कि आपके पास टाइज़ नहीं है कि अगर हम आपको वीज़ा इशू कर दें यूके का, आप वापस नहीं जाएंगे अपने होम कंट्री। इसको आपने दूर करना है एज एन एप्लीकेंट। इसके लिए आपकी मदद लगा सकती हैं, अगर उनके नाम पर कोई ज़मीन है, कोई घर है, वो पेपर्स लगा सकती हैं। अगर उनके पास कोई इनकम है पेंशन की, वो भी लगा सकती हैं। और अगर आपके जो बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा सकते हैं होम ऑफिस को प्रूव करने के लिए कि देखें जी, सारा हमारा परिवार वहाँ पाकिस्तान में रहता है। हमारी वालदा, अगर उनको वीज़ा इशू किया जाता है, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ ओवरस्टे नहीं रहेगी। अगर ये मेन चीज़ें आप कवर कर दें, मेरे ख्याल में उनको वीज़ा वो इशू कर देंगे। मेक श्योर आपने ये करना है कि आप, जैसे एजेंट्स कहते हैं कि आप पैसे डाल दें अकाउंट में फ़ौरी तौर पर, वो आपने गलती नहीं करनी कि एक दफ़ा वो कर देते हैं, होम ऑफिस वो ऑब्जेक्शन लगा देती है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। जब आप दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो यही ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि आपने पहले एप्लीकेशन में इसकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी और इस वजह से हम दोबारा इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। एक और एडवाइस आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई विजिट वीज़ा एप्लीकेशन करें, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन तो साथ होना चाहिए यहाँ एक सॉलिसिटर से बना के,
लेकिन उसके साथ साथ एक सिस्टर के पास जाके एक कवर लेटर भी बना लिया करें जो आपके सर्कमस्टांसिस को सही तरह एक्सप्लेन कर दे, और जो एप्लीकेंट है उसके सर्कमस्टांसिस को भी वो सही तरह एक्सप्लेन कर देगा, केस वर्क के पास सारी इन्फॉर्मेशन हो कि क्या सूरत हाल है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। जी मैं आबिद दर्ज कर रहा हूँ और पूछना ये था कि मैंने अपनी वाइफ का लास्ट 2 इयर्स का वीजा अप्लाई करना है। 8 इयर्स उनको इस कंट्री में हो गए हैं। ठीक है। मैं इंडेफिनेट पे हूँ और मेरे 2 बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश हैं। ठीक है। मेरे इंडेट की बेसिस वाइफ स्पाउस पे अप्लाई करती रही हैं। लास्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने इंग्लिश कोर्स पे ऑब्जेक्ट करके, चूंकि वो सेल्ट से नहीं था, तो उन्होंने 10 ईयर रूट पे डाल दिया। ठीक है। अब मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन रिलेटेड ये हैं कि एक तो वो 10 ईयर रूट पे अप्लाई कर सकती हैं या स्पाउस पे भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। दूसरा सवाल। सेकेंडली जो इंग्लिश है वो ज़रूरी है उनके लिए कि नहीं? ठीक है। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो आपकी वाइफ है उनको कितने वीज़े मिल चुके हैं, चाहे 5 ईयर रूट पर के ऊपर या 10 ईयर रूट के ऊपर? वो इनिशियली तो आई थी एज अ स्पाउस, एज अ डिपेंडेंट वीजा, क्योंकि मेरा जो 4 साल पहले जो है वो ठीक है, indefinite स्पाउस वीज़े पर वो हुआ। आई थी। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन के लिए Dependent- अप्लाई किया, जिन्होंने जी। उन्हें होम ऑफिस ने उनको ग्रांट कर दिया 10 ईयर रूट के ऊपर। ठीक है। हाँ जी, इसका लास्ट ये जो मतलब है वीजा कि आपकी कोई वाइफ 2.5 को साल पहले यहाँ लगा। हो गए हैं तकरीबन 5 साल रहते हुए। यस। नहीं, उनके 8 साल हो चुके हैं। ठीक। और उनके पास वैलिड लीव थी ये पूरे 8 साल। यस। जी, कोई इसमें गैप नहीं था, लेकिन वैसे अपील में चला गया था, अपील में उनका लास्ट वीजा हो गया था, लेकिन वो ग्रांट हो गया था। ठीक है। 10 ईयर रूट। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और एक और मुझे प्लीज साथ जी, जी। बता दीजिएगा कि अगर मैं 10 ईयर रूट को ही कैरी ऑन करूं या वो ही मैं 10 दूंगा years आपके सवाल का। उसके लिए तो फीस कितनी होगी दोनों सूत्रों? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी वाइफ को 5 ईयर रूट में स्विच करना चाहिए या जो अभी 10 ईयर रूट पर है उसमें रहना चाहिए, मेरे ख्याल में आपकी जो वाइफ है बेहतर होगा कि वो 10 ईयर रूट पर ही रहे। और इसकी ये वजह है, आपने मुझे बताया कि 8 साल तो हो गए आपकी वाइफ को यहाँ रहते हुए। अगर उसको एक 2.5 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है 10 ईयर लॉ फॉर रेजिडेंस के ऊपर, वो वैसे ही अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। और इसका ये फ़ायदा है, अगर वो आपकी वाइफ रहती है 10 ईयर रूट के ऊपर, उसको इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं। ये था आपका पहला सवाल। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, आपने मुझे पूछा है कि होम ऑफिस की फ़ीस कितनी है। आजकल क्योंकि होम ऑफिस ने IHS सरचार्ज को बढ़ा दिया है तो 624 पाउंड्स पर ईयर, तकरीबन होम ऑफिस की फ़ीस है 2600 पाउंड्स एक एक्सटेंशन के लिए। जब आपके वाइफ के वीज़े 28 दिन रहते हों, आप उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं तनवीर बात कर रहा हूँ जी। मुझे यूके आए हुए तो बहुत साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा। ठीक है। तो फिर मैंने 2006 में मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मतलब कि होम ऑफिस में एंट्री हुई लॉन्ग रेजिडेंस पे। जी जी। ठीक है। वो मेरा केस आके ख़राब होता गया डेट्स में। फिर मुझे जज ने कहा कि आप असाइलम करो, तो मैंने 2014 में केस किया इस तरह, तो मुझे 2005 में वीज़ा मिल गया। ठीक है, 5 साल का। ठीक है। तो अब मेरे पास 5 साल हो गए, मिनट भी आ गया इस साल 2020 में। ठीक है। ठीक है। मुझे होम ऑफिस में एंट्री मेरी 6 में हुई, 2006 में। उससे पहले मैं आया हूँ 5 साल, मुझे वीज़ा मिले भी होगा तो मैं ब्रिटिश पासपोर्ट या नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर अगर आप डालें कामरान एजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने मुझे एक सवाल पूछा था कि
वो नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो एंटर हुए 2006 में और थोड़ा पीरियड वो ओवरस्टेयर थे और 2014 में उन्होंने असाइलम क्लेम किया जो ग्रांट हो गया 2015 में, और अब उनके 5 साल पूरे हो गए हैं। अगर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब देखें, अगर आपको ILR ग्रांट हो गई है और 1 साल हो गया ILR ग्रांट हुए, आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि असाइलम सीकर्स को भी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है, जो कहती है कि आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा होना चाहिए। लेकिन गुड कैरेक्टर गाइडेंस में अगर आप देखें, वहाँ लिखा हुआ है कि असाइलम सीकर्स एग्जेम्प्ट हैं इस रिक्वायरमेंट से। तो एक तरफ ये लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स, जो सारे एप्लीकेंट्स हैं, उनको ये रिक्वायरमेंट मीट करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरी तरफ उन्होंने लिखा हुआ है कि जो असाइलम सीकर्स हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। और ये जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है, इसको याद रखें, ये है डिस्कशनरी। होम ऑफिस आपके केस में डिस्कशन भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मेरे ख्याल में आपको अप्लाई करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको सही तरह एक्सप्लेन करें कि आप एक असाइलम सीकर हैं और आपको एग्जेम्प्ट किया जाए इस रिक्वायरमेंट से, वो आपको ग्रांट कर देंगे। ज़्यादातर होम ऑफिस असाइलम सीकर्स को ग्रांट कर देती है नेशनलिटी, और जो ये 10 ईयर रिक्वायरमेंट है उसको वेव कर देती है। लेकिन कोई एप्लीकेशंस में जो असाइलम सीकर्स मैंने देखा है कि उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया है। यहाँ फिर आपने एक चांस लेना है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको ये चांस लेना चाहिए कि ज़्यादातर वो ग्रांट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो कामरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कामरान, सलाम। मैंने कोई 1 या 2 वीक पहले आपसे एक सवाल किया था कि मैंने पाकिस्तान में शादी की है ओवर द फोन और वो रजिस्टर्ड भी करवा दी है, और आपने मशवरा दिया था कि भाई दोबारा कर लें। ठीक है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं आपको गौर करने की। एक तो ये है कि मेरे पास जो स्टेटस है वो रिफ्यूजी सेटलमेंट है। ठीक है, अच्छा मुझे वो नहीं पता था। और ठीक है। वो लीगल है और वो बिल्कुल 100% ट्रू है कि मैं पाकिस्तान तो बिल्कुल सब कर ही नहीं सकता, नेशनलिटी के बाद भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो दूसरा हमने आपका प्रोग्राम पॉइंट। ये बनाया था कि चलो किसी दूसरी नियरेस्ट कंट्री में हम वहाँ जाके दोबारा वो अरेंज कर लें। तो अब कोरोना वायरस की वजह से वो भी प्रॉब्लम आ रही है कि ना मैं ट्रेवल कर सकता हूँ ना वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका कोई हल है? जी हल है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। रजिस्टर्ड तो हो गई है पाकिस्तान में, तो प्रॉपर है, मैं समझ गया, तो मैं देता हूँ अब आपके। मैं ट्रेवल नहीं कर सकता किसी जगह पे भी। और दूसरा जो है, लास्ट मंथ मेरी जो है जॉब भी मैं इसी महीने में समझ लें कि वो फिनिश, और उससे पहले मैं फाइनेंस वो भी मैं पूरा कर रहा था हर चीज। आप कितने अरसे तो से अब वो मेरे जॉब पास में काम कर रहे थे? सॉरी, जो वो जॉब आप काम कर रहे थे, जो आप कह रहे हैं कि अभी वो जी जॉब मैं खत्म जॉब हो। कर रहा था। मेरे पिछले महीने मेरे को जो है वो जॉब मेरी वो लॉस हुई है। उससे पहले 2 साल का मेरे पास पूरा स्टेटस है। ठीक है, मैं जॉब समझ का। गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, मैं बिल्कुल याद करता हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया था 2 वीक्स पहले शो के ऊपर, लेकिन उस टाइम आपने मेरे ख्याल में नहीं बताया था आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है। अगर आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, फिर आप अपनी वाइफ को फियांसे वीज़े पर बुला सकते हैं, और उसमें आप एक्सप्लेन करें कि देखें मैं एक रेफ्यूजी हूँ, मुझे ग्रांट किया गया स्टेटस इस रेफरेंस नंबर के ऊपर, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता पाकिस्तान क्योंकि मेरे जान को ख़तरा है, और इस वजह से हमने एक स्काइप के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए हमने शादी कर ली है जो वैलिड है इन द पाकिस्तान कोर्ट्स। अगर आप ये सही तरह एक्सप्लेन कर दें, वो आपकी वाइफ को फियांसे वीज़े पर वीज़ा इशू कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर जब एक रेफ्यूजी स्पॉन्सर करता है अपनी वाइफ को, और इस सर्कमस्टांसिस में वो डिस्क्रेशन भी इस्तेमाल कर देते हैं और आपकी वाइफ को वो 2.5 साल का वीज़ा देते हैं, बल्कि बजाय 6 मंथ्स का कि आप यहाँ शादी करें। अगर आप एक्सप्लेन करें कि शादी तो हमारी होगी हुई है और इस वजह से प्लीज़ उसको ग्रांट कर दें 2.5 साल का वीज़ा, मेरे ख्याल में वो ग्रांट कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप इनकम रिक्वायरमेंट अब नहीं मीट करते क्योंकि आपने अपनी जॉब लूज़ कर दी है, यहाँ भी आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मेरी जॉब लूज़ हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं काम कर रहा था और मैं इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहा था, और आप अपनी सारी पे स्लिप्स लगा दें, उसमें वो डिस्क्रेशन इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ ये लिखा है गाइडेंस में कि अगर आप कोरोना वायरस की वजह से आपको कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, नुकसान होता है, फ्रॉम 1 मार्च तो लेके 1 जनवरी 2021 हम आपको पीनलाइज नहीं करेंगे।
अगेन आपका केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने करीबी सॉलिसिटर को मिल लें, डिटेल एडवाइस ले लें, फिर जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी मैंने पूछना सी जिदा मेरे मम्मी डैडी ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਵੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਲੋ ਫੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ। नहीं वीज़ा तो मिले, मैं समझ गया, लेकिन 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। नहीं मैं समझ गया किदों वीज़ा मिलिया सी उन्होंने? ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫੰਡ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ? नहीं वो काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रहे सर। मैं ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਲੋ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYER ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 80% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਨੋ ਰਿਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ, ਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास आयरलैंड का वीजा है। सॉरी, कौन सा वीजा है आपके पास? आयरलैंड का। आयरलैंड का, ठीक है। और क्या मैं ट्रैवल करता हूँ यूके वाइफ के साथ और यहाँ पे आके कोई केस डाल सकता हूँ? ठीक है। आयरलैंड का वीज़ा है या आयरलैंड का पासपोर्ट? नहीं, वीज़ा है, टेम्परेरी वीज़ा है और मैंने अप्लाई किया था EU फैमिली मेंबर के तहत। ठीक है, वीज़ा है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप नहीं यहाँ ट्रैवल कर सकते क्योंकि आपके पास आयरिश पासपोर्ट नहीं। अगर आपके पास आयरिश पासपोर्ट होता फिर और आपकी वाइफ यहाँ एंटर कर सकते थे यूके में। बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप आइलैंड में भी रहें। जब आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो जाए या पासपोर्ट इशू हो जाए फिर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ यूके एंटर हो सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने अपने अम्मी दादी का अपने इन लॉज का वीज़ा अप्लाई किया था EUSS। राइट जी, यूरोपियन राइट्स के अंदर ना 3 मार्च को। और 18 दिन बाद उन लोगों से हमने कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम डिसीजन ले लिया है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे पाकिस्तान में। उसके बाद फिर कोविड-19 स्टार्ट किया और फिर हम लोग उनको कांटेक्ट करते रहे बार बार। उन लोगों ने कहा आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, हमने डिसीजन ले लिया है। फिर हमने MP से कहा कि आप उनसे कांटेक्ट करें। उसने 3 वीक्स ली। के बाद उसने उनको कॉल की, कह रहा है कि मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा हमने 3 अगस्त को डिसीजन लिया है। ठीक है। फिर हमने दोबारा उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो ये नहीं कहा कि हमने 3 अगस्त को डिसीजन लिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं मिल रहे। हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि वीज़ा लगा है नहीं लगा और हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें कि न्यू पासपोर्ट बनाएं या वेट करें। और अगर वेट करें तो और कितना वेट करें। और जो ईमेल एड्रेस आपने दिया था एप्लीकेशन के साथ, उसमें कोई ईमेल नहीं आया उनकी तरफ से कि डिसीजन हो गई है, या उन्होंने ईमेल नहीं किया आपको डिसीजन? नहीं, कुछ भी नहीं आया ईमेल के हमने डिसीजन लिया या नहीं, हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
अगर आपको अभी तक जवाब नहीं आया, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, जो है उनकी डिपार्टमेंट होम ऑफिस की cih@homeoffice.gov.uk, उनको आप ईमेल कर सकते हैं कि अभी तक हमें जवाब नहीं आया। लेकिन बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप सॉलिसिटर के थ्रू हाई कमीशन को लिखें, जो पाकिस्तान में है, ब्रिटिश हाई कमीशन, के जी हमें अभी तक जवाब नहीं आया, वो बेस्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्री एक्शन लेटर एक लिखवा लेते हैं सॉलिसिटर के थ्रू, वो बेस्ट होगा। उसमें विद इन 14 डेज़ आपको वो ज़रूर जवाब देंगे और आपको अपडेट देंगे कि कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुँचा है। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप एक प्री एक्शन लेटर सॉलिसिटर के थ्रू सबमिट कर दें, उसका जवाब वो ज़रूर देंगे और फिर आपको क्लैरिटी होगी कि कहाँ तक आपकी मदर का एप्लीकेशन पहुँचा है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या मेरा ये क्वेश्चन था, मेरे को 2006 में ये मिला था इंडेफिनेटली। जी जी। बाद में मेरा 3 बच्चों को भी ये हो गया था, ब्रिटिश पासपोर्ट वो मिला। जी जी। और मेरा वाइफ है वो इंडियन पासपोर्ट है। जी जी। उसको ये ना इंडेफिनेटली मिला, और ये क्या उसमें लिखा है कि नो लिमिट, ये लिखा है। अभी क्या उसका 3 पासपोर्ट रिन्यू हो गया, उस टाइम हम लोग को अभी सेम पासपोर्ट में इंडिया जा सकते हैं या नहीं? ठीक है। और ये क्वेश्चन है, अभी लास्ट मंथ में मैं मेरा वाइफ को कह के उसको ये क्या फिंगरप्रिंट में देखे, अब उसका कार्ड आ गया 4 साल में रिन्यू करने का, सेम है वो, नो लिमिट। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, अगर आपके पास ILR है स्टिकर पासपोर्ट में और वो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, जब आप ट्रैवल करते हैं आप अपने पुराने पासपोर्ट को साथ लगा दें विद न्यू पासपोर्ट, आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आजकल जब आप काम कर रहे हैं और आपके पास होता है ILR का स्टिकर, एम्प्लॉयज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप BRP कार्ड के लिए अप्लाई करें। आपने मुझे बताया कि आपने अप्लाई कर दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट्स दे दिए हैं और उन्होंने इशू भी कर दिया, आई थिंक अगर 4 ईयर्स का उन्होंने दिया है। जी हाँ, कभी कभी होम ऑफिस ये करती है कि उस पर 4 ईयर्स का टाइम लिमिट होता है, उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना होता है फॉर अ न्यू इंडेफिनिट कार्ड। लेकिन होम ऑफिस ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि फ्रॉम 2021 मोस्ट वीज़as जो वो इशू करेंगे वो ऑनलाइन होंगे और आप ऑनलाइन के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास स्टेटस है या नहीं। इसलिए अगर उन्होंने आपको वाइफ को खाली 4 ईयर का ILR कार्ड दिया है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर चेंजेस आ रहे हैं जहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, मैंने असल में आपसे ये पूछना था कि मैंने अपनी वाइफ के सिटीजनशिप अप्लाई किया था मई में। ठीक है। और मई के बाद अब वो 6 महीने हो गए हैं, कुछ तो वो डिले हो गई, वो बायोमेट्रिक की। जी जी। 2 महीने उसमें लग गए थे, लेकिन एप्लीकेशन मई में गई थी, उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम है उनको ये एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, होम ऑफिस की यूजुअली पॉलिसी होती है कि विद इन 6 मंथ में वो एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। अमूमन जो नेशनलिटी के एप्लीकेशन होते हैं उसको वो कंसिडर कर देते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स। लेकिन अभी आपके केस में हुए हैं 5 महीने, आप 1 महीना और वेट कर लें। अगर जवाब नहीं आता फिर आप नेशनलिटी टीम को लिख सकते हैं कि प्लीज़ मुझे जल्दी से मेरी वाइफ को नेशनलिटी इशू कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें यूट्यूब के ऊपर। अगर वहाँ डालें कामरान एजाज, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो करें। अब इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।